अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम टैक्स अवाम के साथ मैं अफजल यूबी। नाज़रीन, किसी भी मुल्क की तरक्की का राज टैक्सेस पर मबनी है और मुल्क की तरक्की के लिए टैक्स देना क्यों जरूरी है, फाइलर और नॉन फाइलर का कॉन्सेप्ट क्या है और हुकूमत ने नॉन फाइलर का जो कॉन्सेप्ट खत्म किया है इससे अब क्या फायदा होगा और क्या नुकसान होंगे, इस पर आज हम गुफ्तगू करेंगे। और गुफ्तगू करने के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है मोहम्मद आसम साहब, आप FCA हैं, एडवोकेट हाई कोर्ट हैं। उनके साथ मौजूद हैं अदील हैदर साहब, आप एडवोकेट हाई कोर्ट हैं, मेंबर हैं लॉ टैक्स बार एसोसिएशन के। जी आसम साहब, आपकी तरफ आऊंगा। सर, मुल्क की तरक्की के लिए टैक्स देना क्यों जरूरी है? सर देखें, आप ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि इसके अलावा आप जितने भी डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं वो तमाम के तमाम बेस्ड ऑन टैक्सेस होते हैं। हमारे यहाँ पाकिस्तान के अंदर टैक्स की अवेयरनेस को देते 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 आज कोई 50 साल हो गए हैं, लेकिन समहाउ अभी भी हम अपने टारगेट और अपनी चीज़ों से बहुत पीछे हैं। लेकिन अगर हम बात करें डेवलप्ड कंट्रीज़ की तो आप ये देखेंगे कि वहाँ पे इसको एज आ कौमी फरीज़ा समझा जाता है। अच्छा, इससे पहले मैं ये बात आपको थोड़ा सा ब्रीफ कर देता हूँ कि किसी भी मुल्क की तरक्की, उसका रेवेन्यू, उसकी जो बेस है वो टैक्स इकॉनमी होती है। मींस आपके टैक्सेस किस लेवल पे आपको इकट्ठे होंगे, आप किस तरह से उनकी ग्रोथ कर सकते हैं, वहाँ के लोगों की, उस मुल्क की, आपके प्लान्स क्या बन सकते हैं, आपकी फिजिबिलिटीज़ क्या बनेगी, ये तमाम का तमाम जो है ये आपका टैक्स निज़ाम है। लेकिन हमारी बदकिस्मती ये है कि हमारे यहाँ जितने भी आज तक लोग मुसल्लत किए गए हैं वो सिर्फ अपने लिए सोचते आए हैं, उन्होंने पब्लिक के लिए नहीं सोचा। इसलिए कॉन्फिडेंस लोगों का डेवलप ही नहीं हो सका कि हम इस मुल्क के लिए, इस कौम के लिए एज अ नेशन, एज अ सिटीजन हमारे भी कुछ राइट्स हैं कि हम एक टैक्स को जो हमारा एक्चुअल है, जो हमने इस पाकिस्तान में रह के अर्न किया है, हम उस पे टैक्स पे करें। अच्छा, वो ना पे करने की वजह यही है कि हमारे यहाँ कॉन्फिडेंस बहुत लोगों के शेक हो चुके हुए हैं। सर, ये कॉन्फिडेंस डिपार्टमेंट पे नहीं है या हुकूमत पे नहीं है लोगों का? देखें सर, हुकूमत के अंडर ही है डिपार्टमेंट भी। देखें, सबसे पहले टैक्सेस का कॉन्सेप्ट क्या होता है? कोई भी चीज़ अमेंडमेंट या मॉडिफिकेशन या उसके अंदर इंजर्शन जो होती है वो पार्लियामेंट में सजेशंस दी जाती हैं। ये हम इस मुल्क की बेहतरी के लिए करने लगे हैं और ये हम नहीं करने लगे। लेकिन जब वो कॉन्सेप्ट पार्लियामेंट में पेश होता है और जब उसको अप्रूव कर दिया जाता है, एज एक्ट बन जाता है, उस एक्ट को इम्प्लीमेंट करने के लिए हमारे यहाँ किसी भी ऐसे सीनियर या कंसल्टेंट्स या टैक्स प्रैक्टिशनर्स या हमारे यहाँ जो फाइनेंस के लोग हैं या हमारे यहाँ जो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं जो ये चीज़ों को समझते हैं, समझबूझ रखते हैं, उनको इन चीज़ों से दूर रखा जाता है, जिसकी वजह से लैक ऑफ। आप समझते हैं जो FBR की आंख है देखने वाली, टैक्स कलेक्ट करने वाली अथॉरिटीज की जो आंखें हैं, उनमें टैक्स पेयर के लिए कोई मोहब्बत नहीं है, उसको समझने के लिए, उसको क्लाइंट बनाने के लिए वो अहलियत नहीं है, प्रोफेशनलिज्म नहीं है। क्योंकि क्लाइंट बनाने के लिए, क्लाइंट के साथ चलने के लिए एक अरसा दरकार होता है। हम तो 76 साल हमारी उम्र हो गई, 77 साल, इस उम्र में भी हम उस आंख को उनके एतमाद में नहीं ले सके। सर, पहली बात तो ये, अभी हम सितंबर में बैठे हुए हैं। एक तो रिटर्न के इश्यूज हैं, दूसरा अभी आपको पता है कि जो इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस का सेक्शन है 147 जो एडवांस टैक्स के हवाले से, थोड़ा बात को डी ट्रैक कर रहा हूँ लेकिन बात इसी तरफ आ जाएगी, उसके हवाले से भी जो बजट इस दफा अनाउंस हुआ वो ऑलमोस्ट पिछले साल से 100% इंक्रीज हुआ है। अब उस अमाउंट को कलेक्ट करने के लिए आप किसी भी फॉरम पे चले जाएं, उनका एक ही सवाल का जवाब है, जी हमें आपसे पैसे चाहिए। इस वक्त ना ये देखा जा रहा है कि बिजनेस है, ना देखा जा रहा है किसी की अप्रोच में, वो कॉन्सेप्ट में, या उसकी बेचारे की पसली इजाजत देती है कि नहीं देती। एवरीवन डैम केयर। हम दोबारा आपकी तरफ आसम साहब आते हैं क्योंकि वो तो टैक्सेस के मसाइल है हमारे, लेकिन हम जो पहले बात उसको मुकम्मल करना चाहते हैं। अदील हैदर साहब, किसी मुल्क की तरक्की में जो टैक्सेस का किरदार है उसको आप किस तरह देखते हैं? दूसरा, जिस तरह भी आसम साहब ने कहा, हमें 73 साल हो गए टैक्स पेयर के एतमाद को बहाल करते हुए, अवेयरनेस देते हुए, अगर ये अवेयरनेस हुकूमत की तरफ से या डिपार्टमेंट की तरफ से दी जाती, उसके इम्पैक्ट क्या होते बजाय के टैक्स बार की तरफ से? और दूसरा, इस टैक्स का किरदार हम किस तरह बेहतर कर सकते थे? बहुत शुक्रिया यूबी साहब। देखें, ये दोनों तरफ से मूवमेंट्स होंगी, अवाम की तरफ से भी और गवर्नमेंट या डिपार्टमेंट की तरफ से भी। जैसे अभी मेरे मोहतरम साथी ने फरमाया कि ये हुकूमत होती है, हुकूमत के नीचे इदारा काम करता है, ये दोनों तरफ से तहरीक होगी।
हम ये कहेंगे कि हमने टैक्स देना है और वो कहेंगे कि हमने टैक्स लेना है। वो तो ऑब्वियसली कह ही रहे हैं ना कि हमने टैक्स लेना है। हमारे अंदर भी ये तहरीक पैदा होनी चाहिए कि हम टैक्स गुजार बने, नंबर एक। नंबर दो, आपकी पहले वाला सवाल जो कि टैक्स मुल्क के लिए क्यों जरूरी है, मैं इसकी एक बड़ी सादा सी बड़ी छोटी सी मिसाल देता हूँ कि आप एक घर चलाते हैं, आपको घर चलाने के लिए फंड्स दरकार होते हैं, पैसे दरकार होते हैं, पैसे चाहिए होते हैं, तो ही एक घर का सर्कल चलता है। अगर उस घर में पैसे नहीं होंगे तो आप, या आपकी इनकम इतनी नहीं होगी तो आप दूसरों से पैसे मांगते फिरेंगे, कर्ज की सूरत में, इमदाद की सूरत में, या जो भी उसका नाम आप रख लें, भीख रख लें, इमदाद रख लें, कर्ज रख लें, व्हाटएवर जो भी कर लें। और जो कर्ज देगा या इमदाद देगा वो आपको अपनी शराइत पे देगा। वो उसकी शराइत क्या हो सकती है, वो उसकी शराइत वो होगी जो उसको फिजिबल लगेंगी, जो उसके फायदे में जाएंगी। और हमें क्योंकि कर्ज लेना है, इमदाद लेना है, तो हमें जो हमें कर्ज दे रहा है उसकी तमाम बातें माननी पड़ेगी, क्योंकि हमारा घर चलाने के लिए हमारे पास पैसे नहीं है। दूसरी तरफ आ जाते हैं, हमारी आबादी है 25 करोड़ और इसमें इस मुल्क में तकरीबन कोई 9 करोड़ के करीब बैंक अकाउंट्स हैं जो इस वक्त चल रहे हैं। 9 करोड़ की जो बैंक अकाउंट्स की आबादी कह लें इसको, जो 9 करोड़ बैंक अकाउंट्स हैं, एक बंदे का आप एवरेज लगा लें 4 अकाउंट्स, तो तकरीबन कुछ नहीं आप फिर भी बेनिफिट ऑफ डाउट दे लें तो इसका मतलब ये कि आपका जो पोटेंशियल टैक्स पेयर है वो 2 करोड़ के लगभग है, इस वक्त एग्जिस्ट करता है। बैंक अकाउंट से हम अगर एनालिसिस करें, सर देखिए आपका बैंक अकाउंट है, आप टैक्स रिटर्न फाइल नहीं कर रहे, कहीं से पैसे आ रहे हैं ना। हैदर साहब पहले वो बात समझाएं थोड़ा सा ना, जो आपने बताया था घर का बजट, उस घर को हम एक मुल्क मान लेते हैं। मैं वहीं पे आ रहा हूँ ना, मैं वहीं पे लेके आ रहा हूँ बात को कि मैं घर में रहता हूँ, मैं पैसे कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा। आपने पूछा एक सवाल कि क्यों जरूरी है, मैं घर में रह रहा हूँ, मैं अपना खर्चा तो बड़ा अच्छे तरीके से कर रहा हूँ, लेविश जिंदगी गुजार रहा हूँ, मगर जब घर की जरूरत आती है, घर के अपने जाती एक्सपेंसेस है, वो जब पूरे करने होते हैं तो मैं उसमें कोई कंट्रीब्यूशन नहीं कर रहा। अब मैं दूसरी तरफ आता हूँ कि मेरी अपनी जिंदगी लेविश है, मेरे बैंक अकाउंट्स भी हैं, ये मुल्क एक घर है, इस घर में 9 करोड़ से लगभग बैंक अकाउंट्स हैं जो अच्छी लेविश लाइफ गुजार रहे हैं, मगर वो इस वक्त हमारी जो ATL है, एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट है, वो इस वक्त तकरीबन 60 लाख 6 मिलियन के ऊपर खड़ी हुई है। 6 लाख 42 लाख पे सर, बहरहाल आप बेनिफिट ऑफ डाउट दे लेना, 55 लाख से 60 लाख के दरमियान आपकी ATL की लिस्ट खड़ी है। इसका मतलब आपका शॉर्टफॉल कितना है? आपका शॉर्टफॉल अभी पहले स्टेप में जो रिटर्न फाइल करेगा वो सिस्टम में आएगा ना, वो कम करेगा, वो नहीं करेगा, ये एक अलग सवाल है, ये अलग सवाल ही अलग है कि वो क्या फाइल करेगा। अभी तो वो सिस्टम में ही नहीं है। तो 1 करोड़ 40 लाख 1.5 करोड़ बंदा वो अभी इस सिस्टम से बाहर है, जिसको हम विद 1 स्ट्रोक ऑफ पेन अपने सिस्टम में लेके आ सकते हैं, नंबर 1। नंबर 2 ये कि इस मुल्क ने आगे जाना है कि नहीं जाना। हम ये चाहते हैं, हम ये जब भी बात होती है किसी बंदे से कहें कि जनाब टैक्स जमा करवाएं, टैक्स दें इस मुल्क को, वो कहते हैं जी मुल्क ने हमें क्या दिया। भाई मुल्क आपको उसी सूरत में देगा कि जब मुल्क की जेब भरी होगी। हम हर चीज में खामियां निकालते हैं, हम हमेशा नेगेटिव डार्क साइड देखते हैं, पॉजिटिव साइड और रोशन साइड नहीं देखते। भाई हमने इस मुल्क को क्या दिया? जब किसी से पूछ लो कि आपने टैक्स कितना जमा करवाया, हम दी पेट्रोल पे टैक्स देते हैं, हम साबुन पे टैक्स देते हैं, हम हर चीज पे टैक्स देते हैं। देखिए अगर आप वॉलंटरली टैक्स नहीं देंगे, गवर्नमेंट फिर दूसरे तरीकों से टैक्स निकलवाएगी, और फिर जब दूसरे तरीकों से निकलवाएगी तो फिर आप उसका सीना ठोक के क्लेम नहीं कर सकते। अब वो आपसे ये पूछेंगे आप रिटर्न जमा करवाते हैं? नहीं जी हम नहीं करवाते। जो बिलो टैक्सेबल लिमिट है इनकम की वो है 6 लाख। अब मुझे इस महंगाई के दौर में अयूबी साहब आप ये बताएं कि किस घर का खर्चा 6 लाख से कम है, 6 लाख से ऊपर है? इसका मतलब ये कि इस मुल्क में जितने खानदान आबाद हैं उनमें से 80%, 70% लोग जो है वो लायबल टू पे टैक्स हैं, लायबल टू फाइल रिटर्न है। तो अगर वो रिटर्न फाइल नहीं करेंगे तो हमारी हालात यही रहेंगे। दिल हैदर साहब आपने बहुत अच्छी मिसाल दी। अगर हम दूसरी तरफ देखते हैं, लोग इनडायरेक्ट टैक्स तो तमाम देते हैं, डायरेक्ट टैक्स का मसला है, उसमें लोग जो अशराफिया उसको हुकूमत नहीं ला सकी। लेकिन अगर हम हकीकत को भी देखें, अवाम से टैक्स का पैसा वसूल करके अवाम पर खर्च किया जाएगा। जो गुर्बत की लकीर से नीचे हैं उनके ऊपर वो लगाया जाएगा, जो गरीब तबका है उसके ऊपर लगाया जाएगा, एजुकेशन पर लगाया जाएगा, सेहत पर लगाया जाएगा, आपकी सड़कों पर लगाया जाएगा। वो टैक्स का पैसा हुकूमत अपने अखराजात भी निकालेगी, तनख्वाहें भी, और वो पैसा अवाम के ऊपर भी लगाया जाएगा। 9400 अरब रुपया हमने इकट्ठा किया, हम कह सकते हैं कोई 10% भी अवाम के ऊपर खर्च हुआ है।
सर इसकी मिसाल मैं देता हूँ, मैं प्रो गवर्नमेंट नहीं, मैं हकीकत बयान कर रहा हूँ। मैं देखें, आपके इस वक्त मुल्क में कितने हॉस्पिटल चल रहे हैं सरकारी, आप समझे कि वहाँ पे दवाई नहीं मिल रही, कुछ जगहों पे मिल रही है, कुछ जगहों पे नहीं मिल रही। आप वहाँ पे जाते हैं, बहुत सारी लोग हैं जो वहाँ पे नहीं जाते, और उनसे डबल ट्रिपल लोग हैं जो सरकारी हॉस्पिटल्स में जाते हैं। उन्हें एक MBBS डॉक्टर चेक करता है, उन्हें एक क्वालिफाइड नर्स इंजेक्शन लगाती है, और वो कितने की पर्ची, कुछ हॉस्पिटल्स में पर्ची है, कुछ में वो भी नहीं है। ठीक, नंबर 1 मिसाल। नंबर 2, कितने सरकारी स्कूल है, सरकारी स्कूल की फीस कितनी है एक बच्चे की? ना होने के बराबर। वहाँ पे एक उस्ताद जो भी उसकी क्वालिफिकेशन है वो पढ़ा रहा है, और उसी टाट के स्कूल से हीरे पैदा हो रहे हैं। अगर बच्चा 100 पढ़ता है तो 2 बच्चे डॉक्टर बन रहे हैं, वहां से 2 बच्चे किसी और फील्ड में जाते हैं। उसी स्कूल, टाट वाले स्कूल से पढ़ के आए ना, गवर्नमेंट सरकारी स्कूल से पढ़ के आए, हम भी सरकारी स्कूल से ही पढ़ के आए, ठीक है, और हम भी सब्सिडाइज्ड एजुकेशन लेके आए हैं। ये सब्सिडाइज्ड एजुकेशन है ना। तीसरी बात, मैं आया हूँ अपने ऑफिस से यहाँ तक, मैं ना उड़ के आया हूँ, ना मैं कोई खंडरात पे आया हूँ, ना मैं कोई जिसे पत्थरों पे आया हूँ। एक सड़क बनी हुई है, मैं उसके ऊपर आया हूँ, वो जैसी भी है। हो सकता है कि 2 या 3-4 जगहों पे मुझे खड्डे मिले हो छोटे छोटे, मैक्सिमम जगहों पे आप जाते हैं तो रोड आपको ठीक मिलती है। आप सिर्फ इस नियत से टैक्स दें कि इस मुल्क में हॉस्पिटल्स काम कर रहे हैं, इस मुल्क में सरकारी स्कूल काम कर रहे हैं, इस मुल्क में स्ट्रीट लाइट चल रही है, कहीं कहीं जल रही है, इस मुल्क में कहीं कहीं जो है रोड्स बनी हुई हैं, मैक्सिमम बनी हुई है, और बहुत सारी चीजें हैं जो इस मुल्क की आवाम रहती है, 25 करोड़ आवाम है, वो इंजॉय कर रही है उन फैसिलिटीज को, भले थोड़ी हैं, ठीक है। अब मैं टैक्स नहीं देता, मैं टैक्स रिटर्न फाइल नहीं करता, मेरी इनकम लायबल टू फाइल रिटर्न है, मैं भी वही फैसिलिटीज एंजॉय कर रहा हूँ। आप 20 लाख रुपए सालाना टैक्स देते हैं, आप भी वही फैसिलिटीज इस्तेमाल कर रहे हैं प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट। तो मेरे में और आप में क्या फर्क रह गया? मुझे चाहिए ना, मुझे चाहिए कि मैं अपनी कम से कम 6 लाख रुपए इनकम। ये तो सहूलियात हमने बता दी जो हुकूमत की तरफ से दी जा रही है, अवेयरनेस 50% किसी और, इससे हटके भी आ जाए ना थोड़ा सा। किसी मुल्क को चलाने के लिए आइन बनता है, कानून बनता है, और कानून सबके लिए यकसा बराबर होता है। इसलिए अवाम से या शराफिया से टैक्स लेने के लिए जो कानून है उस पे अमल दरामद करवाना भी हुकूमत का काम है। अगर उस कानून पे ये तो टैक्स लेना, जितना टैक्स लेना जरूरी है किसी मुल्क की तरक्की के लिए, अगर उस कानून पे हम ये भी अवेयरनेस दे सकते हैं ना अवाम को, इस कानून के तहत आपको टैक्स नेट में आना चाहिए, हमारा कानून है, और इसके बगैर मुआशरा कुछ जिंदा नहीं रह सकता। सर आज जो अभी खबर आ रही है कि फाइलर और नॉन फाइलर का कॉन्सेप्ट खत्म हो गया, कम से कम मेरे लिए ये खुशी की बात है कि पूरी दुनिया में कहीं पे भी वो फाइलर नॉन फाइलर का कॉन्सेप्ट नहीं है। या आप रिटर्न देते हैं, इसका मतलब ये कि आप इस मुल्क के शहरी नहीं है, शहरी नहीं है, मुखलिस नहीं है अपने मुल्क से, मुखलस नहीं है, ठीक है ना। जो मुखलस नहीं है इस मुल्क के साथ, इस जमीन के साथ, वो इस मुल्क का शहरी रहने का भी हकदार नहीं है मेरी नजर में, कम से कम मेरी ओपिनियन। किसी भी मुल्क में जो तरक्की याफ्ता ममालिक है उनमें फाइलर और नॉन फाइलर या लेट फाइलर का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। फिर पाकिस्तान में या हमारे मुल्क पाकिस्तान में फिर ये कॉन्सेप्ट क्यों? वर्ल्ड कंट्रीज हैं, आप समझते हैं एक तरक्की याफ्ता हो गया, तरक्की पजीर हो गया, थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज हो गए। डॉक्टर साहब ये कॉन्सेप्ट लेके आए थे, और उसके बाद आने वाले तमाम जो भी रजीम्स आई हैं, उन्होंने फाइलर नॉन फाइलर को एक रेवेन्यू मेजर कंसिडर किया। और अभी मैं आज किसी जगह पे पढ़ रहा था कि पिछले साल में नॉन फाइलर से जो वो डबल टैक्सेशन की माध्यम में सिर्फ 25 अरब रुपया इकट्ठा कर सके हैं, वो सिर्फ 25 अरब इकट्ठा कर सके हैं। इसका मतलब हमारा जो तजर्बा था, हम तजर्बा करने से पहले अमल कानून बना देते हैं, तजर्बात जब होते हैं उसके नतीजे जब उल्ट निकलते हैं फिर हमें समझ आती है हमने ये गलत किया। थोड़ी सी हिस्ट्री में हिस्टोरिकली इसको जाए, फाइलर नॉन फाइलर का कॉन्सेप्ट क्यों आया था कि आप नॉन फाइलर हैं या मैं नॉन फाइलर हूं, मैंने डबल टैक्सेशन पे की, सिस्टम में उसका इंदराज हुआ, सिस्टम से मुझे नोटिस आना चाहिए था, मैं वो सिस्टम जो है, मेरी कैपेसिटी जो है एफबीआर की, मेरी कैपेसिटी एफबीआर की वो कैपेसिटी 0 है, मेरी इतनी कैपेसिटी नहीं है कि जो मेरे पास सिस्टम में चीजें पाइल अप हुई हुई हैं, इकट्ठी हुई हुई हैं। आखिर देखें, मैं एक डबल टैक्सेशन पे कर रहा हूं ना, मैं नॉन फाइलर होने के नाते, तो मैं किसी CNIC के अगेंस्ट ही कर रहा हूं ना, मैं प्रॉपर्टी परचेज कर रहा हूं, मैं बाय एयर ट्रेवल कर रहा हूं, मैं विड्रॉल कर रहा हूं, मैं गाड़ी खरीद रहा हूं, मैं डबल टैक्सेशन पे कर रहा हूं, तो वो किसी ना किसी सिस्टम में आ रही है, तो मुझे उसका नोटिस क्यों नहीं आ रहा, रैपिडली क्यों नहीं आ रहा? कहीं कहीं वो जिसे कहते हैं ना पंजाबी में टामा टामा,
टावा टावा कभी को नोटिस देख लेते कि जी ऐसे ही है जी। रैपिड नोटिस नहीं आते। जिस तरह प्रॉपर्टी की सेल परचेज होती है, एक एक दिन में हजारों ट्रांसफर होती हैं। आपकी नजर में हमने आज तक जो फाइलर नॉन फाइलर कॉन्सेप्ट चलाया है, इससे हमने इस मुल्क को कितना नुकसान मुल्क का किया, कितना फायदा किया है? सर इससे हमने एक कॉन्सेप्ट डेवलप किया और अच्छा यार कोई गल नहीं, इस सिस्टम च नहीं आना, डबल टैक्स दे दो। हमने इम्यून किया लोगों को सिस्टम के साथ। कानून के साथ आपने इम्यून इस तरह नहीं होना, फ्रेंडली इम्यून नहीं होना। डिपार्टमेंट को सुस्त कर दिया, सुस्त करने की बजाय सुस्त कर दिया ना। फिर उनके जो डबल टैक्सेशन हमारे पास विद होल्डिंग के जरिए आ जाएगी, हमें मिहनत करने की जरूरत नहीं है। 13,000 अरब रुपया टारगेट रखा है और अभी इस समाही में शॉर्टफॉल है, ओवरऑल शॉर्टफॉल है। बिजनेस के हालात और शॉर्टफॉल के लिए भी मिनी बजट की आमद है सर, जो सुनने में आ रहा है, जरा जो बता रहे हैं मिनी बजट आने वाला है। ऑटोमेटिकली जितने इन्वेस्टर्स हैं, बड़े बड़े इन्वेस्टर्स हैं जो प्रॉपर्टी सेक्टर में हैं या जो किसी और सेक्टर में मौजूद हैं, बहुत सारे सेक्टर्स ऐसे हैं कि जहाँ पे जो हम यहाँ पे नाम भी नहीं ले सकते, कुछ ऐसे हिडन चीजें हैं जो लीगल है बट वो सेक्टर्स हिडन है। वो अब बंदे सिस्टम में आएंगे। क्यों? एक बंदा जो रिटर्न फाइल नहीं करता उसका अकाउंट ही नहीं खुलेगा, वो प्रॉपर्टी नहीं परचेज कर सकता। मुझे ब्रेक का कहा जा रहा है, ब्रेक से जाने से पहले आसम साहब आपकी तरफ एक सवाल छोड़ रहा हूँ। जो हम गोशवारा जमा करवाते हैं, इसका मुल्क की इकोनॉमी पर भी कोई असर होता है या नहीं होता, ये आपने बताना ब्रेक से बाद। नाज़रीन छोटा सा कमर्शियल ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन। जी आसम साहब, देखिए मैंने पहले भी ये रिक्वेस्ट की है जब मैं प्रोग्राम शुरू किया आपने कि रिटर्न्स का जो इन्फॉर्मेशन है वो सबसे पहले तो ट्रू होना चाहिए। हमारे यहाँ एक कॉन्सेप्ट ये भी है, पता नहीं सी जी सन फॉल्स इन्फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा अपलोड हो जाती है। खैर अब उसकी भी सज़ाएँ आ गई हैं, लेकिन बहरहाल हमारे यहाँ ट्रू इन्फॉर्मेशन का लैक है। जैसे ही हमारी इन्फॉर्मेशन, हमारा रेवेन्यू, हमारा डाटा, चाहे वो 60 लाख है चाहे वो 50 लाख है, जब सिस्टम आपके सिस्टम से FBR के सिस्टम पे अपलोड होके सम अप होता है, इससे ही आप एवेल्यूएट करते हैं अपनी बहुत सारी चीज़ों को। जैसे आपने पहले सवाल किया, रोड्स बनते हैं, तालीम दी जाती है, हॉस्पिटलाइज। अगर हम किसी मुल्क की GDP का अंदाजा लगाएं या टेस्ट टू GDP का अंदाजा लगाएं, जो ब्लैक इकोनॉमी होती है किसी मुल्क की, उसको देख के लगाया जाता है या सिर्फ जो वाइट सिस्टम में जिस तरह गोशवारे हो गए, जितने गोशवारे जमा, इतने टैक्स अदा पूरा हो, उससे लगाया जाता है? देखें सर, गोशवारे तो एक वर्ड यूज हो रहा है ना, लेकिन सिस्टम के अंदर हर चीज़ अवेलेबल है। सिर्फ वो आपस में कोऑर्डिनेट नहीं कर पा रही चीज़ें, आपस में उनका आप समझेंगे लिंक नहीं डेवलप हो रहा। 9 करोड़ अकाउंट की बात भी आपके प्रोग्राम में हुई है। जी। तो क्या ये मैं एज अ लेमैन, सर मैं 76 लाख नहीं जी, 1.5 करोड़ से ज्यादा है सर। अगर मैं एक लेमैन जिसकी प्रैक्टिस का टन्योर अगर 20 साल है, तो क्या जो बड़े बड़े दिजक लोग बैठे हुए हैं गवर्नमेंट के अंदर, उन्हें नहीं पता कि यार CNIC, ये NTN, ये कहाँ कहाँ यूज हो रहे हैं, इनके नाम क्या क्या चीजें हैं? लेकिन आसम साहब वैसे भी देखा जाए 6 लाख से ज्यादा जो बंदा जिसकी इनकम हो, वो गोशवारा उसको जमा करवाना जरूरी है। कानून तो यही कहता है ना। तो मुझे बता, अगर 5,000 खानदान है या 5 करोड़ खानदान है पाकिस्तान में, आप समझते हैं 6 लाख सालाना किसी का आमदन 6 लाख से कम होगी? मुमकिन ही नहीं है सर, पॉसिबल नहीं है। लेकिन ये इनकम तो एक पार्ट है ना, एक एलिमेंट है। उन्होंने कहा कि जिसके पास चाहे गाड़ी है, जिसके पास NTN है, जिसके पास कार्ड है, जिसके पास घर है, जिसके पास बिजनेस है, जो जॉब कर रहा है, जिसने कोई प्रॉपर्टी लेनी है, जिसके नाम कोई इनहेरिटेंस प्रॉपर्टी आ गई है, ही हैज़ टू बी मेक श्योर कि अपनी रिटर्न फाइल करें। हमारे यहाँ तो ऐसे लोग भी हैं, बच्चे छोटे छोटे 10वीं 12वीं 14वीं के एम ही रिटर्न फाइल कर देते हैं, हम भी फाइलर हो जाएं। लेकिन जिनको फाइलर होना है वो हो नहीं रहे। मैंने पहले भी अर्ज़ किया है कि इकॉनमी बेस करती है टैक्स के ऊपर। किसी भी आप देखें, लोग टैक्स मैनेजर रखते हैं प्लानिंग के लिए कि हमारी प्लानिंग बिजनेस की अच्छी होगी। हम कहाँ से देखें, सब वीएन ही नहीं होता, प्लानिंग भी कुछ चीज़ होती है कि आपने सिस्टम में रह के कैसे प्लानिंग करनी है कि आप फ्रूटफुल जो है वो प्रॉफिट्स अर्न करें। देखें अदर वे राउंड, अवियन तो सालों से चलती आ रही है और नोटिसेस जैसे कि उन्हीं लोगों को हो रहे हैं जो रजिस्टर्ड हैं। आप उन लोगों से कितना और ले सकते हैं जो ऑलरेडी आपके लिए तैयार हैं। देखिए अभी जिस हम बात कर रहे थे, कमर्शियल मीटर भी हैं, अब यूटिलिटी बिल्स से पता चल सकता है, बैंक अकाउंट से पता चल सकता है, सिम यूजर से पता चल सकता है, हर चीज से बंदा अवेलेबल तो है ना। इसका मतलब है डिपार्टमेंट में वो कैपेसिटी नहीं है या वो हिम्मत नहीं है या प्रोफेशनलिज्म नहीं है
या इतनी वो उनकी इस्ताद नहीं है? सर अभी जो इन्होंने कल से कुछ इन्होंने जो सर्कुलर्स और नोटिफिकेशंस आने शुरू हो रहे हैं कि जी 15 तरह के जी रख दिए इन्होंने। ये नहीं कर सकेगा। जी मतलब कि जो रिटर्न फाइल नहीं करेगा वो बैंक अकाउंट नहीं खोल सकेगा, वो वीज़ा नहीं लगवा सकेगा, वो ट्रैवल नहीं कर सकेगा, वो बच्चों को स्कूल में इतने टूल्स इस्तेमाल करने के बावजूद FBI डिपार्टमेंट या टैक्स अथॉरिटीज अपना रेवेन्यू वसूल कर पाएंगी? ये लोगों को शराइत पे पूरी उतरने के लिए उन बंदों को पकड़ पाएंगे? देखिए सर, कोई भी पनिश दी जाती है ना, वो इसलिए दी जाती है कि दोबारा ये हरकत ना हो। लेकिन अगर इन चीज़ों के बावजूद भी जब आपके पास कोई पॉसिबिलिटी नहीं रहेगी, देन यू हैव टू थिंक ऑन इट कि यार नाउ इट्स टाइम टू फाइल योर टैक्स रिटर्न, चाहे वो मैं भी हूँ सर, अगर इस पे अमल हो। लेकिन 76-77 साल तो फाइलर नॉन फाइलर कॉन्सेप्ट में फंसे रहे, तजर्बात में फंसे रहे। अब ये बेहतर स्टेप होगा? सर बेहतर है या नहीं है, लेकिन उन्होंने एक शिकंजा टाइट कर दिया हम तमाम सिस्टम में आना पड़ेगा। सिस्टम को बगैर अब जिंदा रहना मुश्किल है जी। अकाउंट ही नहीं खुलेगा सर, गाड़ी नहीं ले सकते, घर नहीं ले सकते, आप ट्रैवल नहीं कर सकते। आप देखें ना, एक छोटा सा एक अभी हम बात कर रहे थे जैसे कि जी आप ये जो कॉन्सेप्ट दिया है आपको इन्होंने रिटेल वाला, आप उसके थ्रू भी शॉपिंग नहीं कर सकेंगे, वो भी आपसे CNI CNTN लिया करेगा। ताजर दो स्कीम के जरिए जो रजिस्ट्रेशन जिसकी होगी वो सर उसने टैक्स देना है ना, अब वो भी बाउंड हो जाएगा, अब वो भी बाउंड हो जाएगा अपनी चीज़ों के हवाले से कि जिसको मैं सेल परचेज कर रहा हूँ वो है फाइलर के नहीं है। डिजिटलाइजेशन जिसका लफ्ज हम इस्तेमाल करते हैं मुल्क में लाने के लिए, FBI भी बार बार कह रहा है, हुकूमत भी कह रही है, क्या हमारा लिटरेसी रेट है इस काबिल कि इसमें हम ये मुमकिन कर सकें मामला को? आई एम सॉरी सर, इस पे तो मेरा जवाब यही है कि ऐसा पॉसिबिलिटी नज़र नहीं आ रही, क्योंकि हमारे यहाँ जितने भी ताजर लोग हैं, चाहे वो हाल रोड बैठे हुए हैं, नारकली बैठे हुए हैं, या वो किसी भी मार्केट में, वो आज़म मार्केट है, शुवा बाज़ार है, रांग महल है, शालमी है, वहाँ सारे अभी भी वही लोग हैं जो सफ़ेद सलवार कमीज़ और अरबों का बिज़नेस कर रहे हैं, और उसके अलावा उनका इस चीज़ से कोई ताल्लुक नहीं है कि उसे साइन करने भी आते हैं कि नहीं आते। ये इस वक्त मेरे साथ लाइन पर मौजूद है मियां मोहम्मद अमजद साहब, आप एडवोकेट हाई कोर्ट हैं। मियां अमजद साहब, ये बताइएगा कि विद होल्डिंग और एडवांस टैक्स में क्या फर्क है, और क्या विद होल्डिंग एजेंट टैक्स अपना अदा करता है, और क्या एडवांस टैक्स अदा करना जरूरी है? सबसे पहले क्वेश्चन में आपका मैं रिप्लाई करूंगा कि जो आपका क्वेश्चन है कि विद होल्डिंग एजेंट वो कौन होता है और एडवांस टैक्स क्या होता है। एडवांस टैक्स वो होता है जो आप खुद से पे करते हैं, विद होल्डिंग टैक्स वो होता है जो आपका विद होल्डिंग एजेंट कलेक्ट करता है। जब कोई भी टैक्स है जब आप जमा करवाते हैं या विदहेल्ड करवाते हैं तो उसका CPR जनरेट होता है। अच्छा, नंबर 1 पे जो चीज़ है, जो विद होल्डिंग एजेंट है वो कौन होता है और एडवांस टैक्स क्या होता है। विद होल्डिंग एजेंट वो होता है जिस आपको पेमेंट देनी है एट द टाइम ऑफ पेमेंट, जो टैक्स डिडक्शंस होती है उसको हम विद होल्डिंग पेमेंट्स की डिडक्शंस कहते हैं, और वो आपकी लायबिलिटी जो होती है वो पे करनी होती है जिस बंदे ने पेमेंट करनी है। जो वो पेमेंट करेगा आपको, वो जितना टैक्स विदहेल्ड करेगा वो डिपार्टमेंट में जमा करवा के वो आपको उसका CPR प्रोवाइड करेगा, और आप उसके CPR लेने के लायबल हैं और पाबंद हैं कि आपने उनसे CPR लेना विद इन टाइम, जो प्रिस्क्राइब टाइम है ऑर्डिनेंस के अंदर गिवन है। और एडवांस टैक्स वो होता है जो खुद से आप लायबिलिटी डिस्चार्ज करते हैं। जब आप एट द टाइम ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न अपने एक कहते हैं कि ये मेरा इतना टैक्स इनकम है, उसके ऊपर मेरा इतना टैक्स बन गया है, जितनी इनकम के ऊपर जितना टैक्स होगा उसके अकॉर्डिंगली उसकी एडवांस टैक्स की लायबिलिटी बनती है आपकी, जो नेक्स्ट ईयर आप कैलकुलेट करके जमा करवाते हैं। क्योंकि जब आप लास्ट ईयर रिटर्न फाइल करते हैं तो आपका एडवांस टैक्स जो होता है वो आप पे कर चुके होते हैं। जब नेक्स्ट ईयर आप जाते हैं रिटर्न फाइल करने के लिए तो एडवांस टैक्स जो होता है वो आप कैलकुलेट करते हैं जो लास्ट ईयर की रिटर्न फाइल की होती है, ठीक है। उसका गवर्नमेंट ने एक प्रोसीजर बनाया कि आप एवरी क्वार्टर अपना एडवांस टैक्स पे करेंगे एट द टाइम ऑफ जब आप रिटर्न फाइल करें, तो आपको जो है वो टैक्स एक साथ इकट्ठा जमा ना करवाना पड़े ताकि आपको प्रॉब्लम्स ना आए। तो एवरी क्वार्टर गवर्नमेंट ने एक टाइम डिसाइड किया हुआ है कि हर क्वार्टर क्लोज होने से जो लास्ट 25 तारीख होगी उस 25 तारीख तक आपने अपना एडवांस टैक्स पे करना होता है। उसकी वर्किंग करने का बहुत आसान तरीका है कि जब आप अपना जितना क्वार्टर में आपने अपनी जितनी आपकी इनकम है या आपका टर्नओवर है या आपकी जितनी भी सर्विसेज हैं उसके अकॉर्डिंगली आपने बताना होता है गवर्नमेंट को, मुझे इतने क्वार्टर में आपको इतना मुझे रिसीव हुआ है इनकम है और इसके ऊपर मेरी ये टैक्स डिडक्शन हो चुकी हैं, ये मेरी लायबिलिटी है पे करने वाली, ये मैं एडवांस टैक्स पे कर रहा हूँ। ये आपने अपनी प्रोवाइड करनी होती है वर्किंग किसको, डिपार्टमेंट के असेसिंग ऑफिसर को। अगर आपकी डिडक्शन पूरी है तो आपको फर्दर मसलन के एडवांस टैक्स नहीं पे करना पड़ता, अगर आपकी लायबिलिटी शॉर्टफॉल है तो आपको एडवांस टैक्स पे करना पड़ता है। दूसरा
दूसरा इसमें यह है कि इसमें अगर 147 बेसिकली एडवांस टैक्स का सेक्शन है जिसमें एडवांस टैक्स कलेक्ट किया जाता है 147 में 147 सेक्शन में ना एक सब सेक्शन है 1 का क्लॉज बी, ठीक है, उसमें ये चीज़ क्लियर लिखी हुई है कि कौन से सेक्शंस के ऊपर एडवांस टैक्स लगता है। ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कौन से सेक्शंस हैं जिनके ऊपर एडवांस टैक्स लगता है, कौन से सेक्शन जहाँ पे एडवांस टैक्स अप्लाई नहीं करता। जब आप जो 149 एडवांस सैलरी है, अगर आप सैलरी ले रहे हैं तो सैलरी के ऊपर एडवांस टैक्स नहीं लगता क्योंकि वो एट सोर्स टैक्स कट जाता है। और उसके बाद बैंक प्रॉफिट है, अगर आपकी इनकम बैंक प्रॉफिट की है तो आप एडवांस टैक्स नहीं पे करेंगे। इसके अकॉर्डिंगली अगर आपकी इनकम जो डिवीजन 2 और डिवीजन 3 में फॉल करती है, डिवीजन 2 में आ जाती है आपकी सर्विसेज 153 जिसे हम सेक्शंस कहते हैं, जिसमें 3 पोर्शन है, सप्लाई पोर्शन है, सर्विसेज पोर्शन है और कॉन्ट्रैक्ट का पोर्शन है। अगर किसी टैक्स पेयर का टैक्स कट गया हुआ है सप्लाई पोर्शन पे जिसे हम 153(1)(a कहते हैं, अगर आपका टैक्स वो कट गया हुआ और उसकी आपकी जो भी डिडक्शंस है उसको आप उनको प्रोवाइड करेंगे, ये वर्किंग ये हमारा एडवांस टैक्स कट हुआ है। और सेकंड जो होता है वो सर्विसेज है, अगर आपका टैक्स सर्विसेज स्टेज पे कट गया एट सोर्स तो फिर भी आपको एडवांस टैक्स पे करने की जरूरत नहीं है। और नंबर 3 पे अगर आपका टैक्स कॉन्ट्रैक्ट अगर आपने कोई किया है और कॉन्ट्रैक्ट पे एट द टाइम ऑफ पेमेंट आपने टैक्स पे कर दिया है देन भी आप एडवांस टैक्स नहीं पे करेंगे। तो आजकल जो सीरियस इशू चल रहा है वो यही इशू चल रहा है कि लोग क्या करते हैं, एडवांस टैक्स के नोटिस को कंप्लाइंस नहीं करते। पाकिस्तान में अभी जितने हमें इश्यूज़ आ रहे हैं, अभी करंट इश्यूज़ भी चल रहे हैं, 95% टैक्स पेयर्स जो है वो एडवांस टैक्स के नोटिस को इग्नोर कर देता है, जो कि वो उसकी कंप्लाइंस नहीं करता। ये कंप्लाइंस बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये ऑर्डिनेंस के अंदर अवेलेबल है, इसमें कंप्लाइंस करना ज़रूरी है। और आपके पास जो अवेलेबल डिडक्शंस हैं, जो आपकी इनकम है उसकी वर्किंग करके आप अपनी इसकी कंप्लाइंस ज़रूर करें ताकि आपके ऊपर लायबिलिटी ना क्रिएट हो। क्योंकि जब आप अपनी एडवांस टैक्स की लायबिलिटी डिस्चार्ज नहीं करेंगे तो दैन डिपार्टमेंट आपको जो है वो नोटिस दे के आपसे एडवांस टैक्स कलेक्ट करने का हकदार है, वो आपसे कलेक्ट कर सकता है। इसलिए इस भी वर्किंग का मैंने आपको बता दिया कि किसके ऊपर अप्लाई करता है, किस पे नहीं करता, लिहाजा उसके अकॉर्डिंगली जो है ना वो आप अपना एडवांस टैक्स के ऊपर जो है ना वो वर्किंग करके जमा करवाएं। और दूसरी चीज़ इसमें जो है विद होल्डिंग एजेंट मैंने आपको बताया कि वही जो पेमेंट करते हुए टैक्स विदहोल्ड करता है और वो जमा करवा के आपको CPR प्रोवाइड करता है। तो वो आपने उनसे CPR लेना है और लेके अपने जब आपने रिटर्न फाइल करनी है देन उसके आपने वर्किंग करनी है और वर्किंग करके उसके आपने डिडक्शन बतानी है। मियां मोहम्मद अमजद साहब ये भी बताइएगा कि एनटीएन और फाइलर में क्या फर्क है, टैक्स रिटर्न कैसे जमा करवानी चाहिए और ऑडिट असेसमेंट में जो रिटर्न फाइलिंग है ऑफिसर को कितना हेल्प करती है? इस क्वेश्चन के ऊपर बहुत ही अच्छा मैं आपको आंसर दूंगा। जो अब करंट में चल रहा है हमारा पब्लिकली इशू, लोगों को इस चीज का पता ही नहीं है कि एनटीएन क्या है और फाइलर क्या है। जब तक लोगों को ये नहीं पता चलेगा कि एनटीएन और फाइलर क्या चीज है तो देन आप कभी भी नहीं लोगों को बता सकेंगे कि टैक्स क्या चीज है। यहाँ पे लोग आते हैं और लोग कहते हैं कि हमारा एनटीएन नहीं बना हुआ, हमें फाइलर बनना है, तो हम कहते हैं ठीक है हम एनटीएन बना के आपको फाइलर कर देते हैं। जब 2 साल बाद पता चलता है कि वो बंदा दोबारा आया, वो कहता है कि जनाब मेरा एनटीएन बना हुआ है, मुझे फाइलर नहीं पता। मसलन कि यहाँ पे सबसे बड़ा जो इशू चल रहा है वो ये इशू है कि आप लोगों ने जो एनटीएन इशू हो गया, एनटीएन इशू होने के बाद आप लोगों के ऊपर क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज है लोगों को पता ही नहीं है। और लोगों को ये भी नहीं पता कि अपनी डिक्लेरेशन जब फाइल करनी है तो मैंने अपनी डिक्लेरेशन में क्या क्या चीजें डिक्लेयर करनी है। लोग यहाँ पे आके कह देते हैं जी मैंने प्रॉपर्टी परचेज करनी है तो मुझे फाइलर होना है। सिर्फ उनका पर्पज ये है कि टैक्स डिडक्शन जो है, अगर मैं नॉन फाइलर होऊंगा तो मेरे ऊपर टैक्स डिडक्शन ज्यादा है और अगर मैं फाइलर हो जाऊंगा तो मेरी डिडक्शन कम है। जबकि ये कॉन्सेप्ट गवर्नमेंट को चाहिए कि इस तरह से लोगों को एजुकेट किया जाए कि भाई आपका पर्पस जो है वो फाइलर होने का पर्पस ये नहीं है कि आप लोगों ने सिर्फ प्रॉपर्टी के ऊपर टैक्स को रिड्यूस करने के लिए फाइलर हो रहे हैं। आपका मकसद ये होना चाहिए कि मैं एक पाकिस्तानी हूँ और मेरी ये जिम्मेदारी है कि मैं अपने गुशवारे जमा कराऊंगा विद इन टाइम और उसके मुझे ये फायदे होंगे, तो ये अगर मैं नहीं जमा कराऊंगा ये मेरे नुकसान होंगे। इस तरह के जब तक आप लोगों को एजुकेट नहीं करेंगे तो आप कभी भी इस चीज से नहीं निकल सकते कि फाइलर, नॉन फाइलर, लेट फाइलर, ये इस तरह के आप टैक्स में रेट चेंज करने से लोगों को नेट में लेके आएंगे। ये कोई वैलिड सोर्स नहीं है कि आप लोगों को इस तरह नेट में लेके आए। लोगों को एजुकेट करें, लोगों को बताएं कि अगर आप फाइलर होते हैं तो आपने अपनी डिक्लेरेशन फाइल करनी है तो डिक्लेरेशन में क्या क्या चीजें शो करनी है। लोग यहाँ पे आगे कहते हैं कि जी मुझे हमने ये बैंक है हम शो करें ना करें, ये प्रॉपर्टी है हम इसको शो करें ना करें। भाई जब आपने डिक्लेरेशन फाइल करनी है तो आपने ईच एंड एवरीथिंग इन फाइल करना है अपनी टैक्स रिटर्न में, क्योंकि आप अगर कोई चीज अगर आप कंसीलमेंट करते हैं तो देन आपको पता है कि डिपार्टमेंट आपको नोटिस इशू करता है, नोटिस इशू करके आपकी असेसमेंट ओपन कर देते हैं और आपको टैक्स चार्ज कर देते हैं। और नंबर ऑफ केसेस ऐसे हैं जो हमारे बैकवर्ड एरियाज हैं वहां पे इश्यूज आते हैं कि लोग सिर्फ क्या करते हैं, फाइलर होते हैं प्रॉपर्टी परचेज करने के लिए। वो प्रॉपर्टी परचेज करने वाला जो बंदा होता है रजिस्ट्री वाला, वो फाइलर खुद से कर देता है उनको, ना उनकी कोई एसेट डिक्लेयर करता है, ना उनकी इनकम डिक्लेयर करता है, ना कोई इस तरह से प्रॉपर्ली डिक्लेरेशन फाइल करता है। जब डिक्लेरेशन प्रॉपर्ली फाइल नहीं होती उसमें इश्यूज क्या आते हैं कि जब डिक्लेरेशन फाइल नहीं हुई प्रॉपर्ली, डिपार्टमेंट की तरफ से नोटिस आया, अब उसको नोटिस का भी नहीं
नहीं पता होता कि भाई मुझे घर तक नोटिस आया, मैंने इसकी कंप्लाइंस करनी है, फिर उसका एक्सपार्टी ऑर्डर हो जाता है। एक्सपार्टी ऑर्डर होता है तो टैक्स पेयर को फिर भी नहीं पता होता कि भाई मेरे खिलाफ एक ऑर्डर पास हो गया है और इसको मैंने कैसे खत्म करवाना है। फिर वो क्या करते हैं जी, डिपार्टमेंट उसको प्रोसीडिंग ओपन कर देता है रिकवरी के लिए। डेफिनेटली जब कानून के अंदर एक प्रोसीजर डिफाइन किया गया है कि अगर एक टैक्स पेयर कंप्लाइंस नहीं करता तो आपने उसकी सेटलमेंट करनी है, असेसमेंट करने के बाद उसके ऊपर आपने रिकवरी करनी है। जब वो रिकवरी करने के लिए बैंक में जाते हैं, बैंक अटैच करते हैं, देन पता चलता है कि भाई ये मेरे खिलाफ जो है ना ये ऑर्डर पास हुआ था, ये इसमें ये असेसमेंट था, ये पॉइंट था। पता चलता है जी ये प्रॉपर्टी मेरे पास वैलिड सोर्स भी अवेलेबल है, मैंने प्रॉपर्टी कहां से परचेज की, मुझे वो भी मेरे पास सोर्स अवेलेबल है, मैंने प्रॉपर्टी परचेज करने के लिए सारे डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल है, लेकिन कंप्लायंस नहीं कर सका। कंप्लायंस क्यों नहीं कर सका? जब उसकी बेस ही नहीं ठीक बनी कि बेस क्या बननी थी, उसकी बेस बननी थी कि जब उसने डिक्लेरेशन फाइल की थी तो डिक्लेरेशन प्रॉपर्ली फाइल करनी थी, उसने अपनी ईच एंड एवरीथिंग डिक्लेयर करना था, शो करना था और डिपार्टमेंट को पता होना था कि ये चीजें इसने फाइल की, ये इनके पास अवेलेबल है, रिकॉर्ड में वो चीजें हैं। तो फिर उसको ये प्रॉब्लम, इस तरह की प्रॉब्लम आती है, इस तरह के डिपार्टमेंट फिर रिकवरीज भी आ रही होती हैं और इश्यूज भी चल रहे होते हैं। तो जब तक गवर्नमेंट इस तरह की पॉलिसीज नहीं बनाएगी जिसमें टैक्स पेयर्स को ये पता चले कि भाई ये डिक्लेरेशन क्या है, क्यों फाइल करना जरूरी है और इसमें क्या क्या फाइल करना है। आप सिंपल एक सिर्फ एडवर्टीजमेंट करके एक छोटी सी कि जिसमें लिख दिया जाएगा ये लास्ट डेट है, आप डिक्लेरेशन फाइल करें, आप रिटर्न नहीं फाइल करेंगे 30 सितंबर के बाद आप नॉन फाइलर हो जाएंगे, आपकी सिम बंद हो जाएगी, आपका कनेक्शन डिस्कनेक्ट हो जाएगा। भाई आप लोगों को ये बताएं कि डिक्लेरेशन फाइल करें और अपनी डिक्लेरेशन प्रॉपर्ली फाइल करें ताकि आपकी डिक्लेरेशन के अंदर जो मिस्टेक्स हैं वो नेक्स्ट मिस्टेक्स ना हो और आपकी डिक्लेरेशन भी एक्सेप्ट की जाए, ना कि वो आपको जो ऑडिट प्रोसीजर है 5-6 साल जिसमें वो डिफाइन किया गया इसके अंदर हम ऑडिट असेसमेंट करेंगे तो 95% ऑडिट के असेसमेंट्स ओपन होती हैं इसी वजह से कि जिसमें डिक्लेरेशन सही नहीं फाइल की गई होती है। बहुत शुक्रिया मियां मोहम्मद अमजद साहब, आपने हमें टाइम दिया। नाज़रीन छोटा सा कमर्शियल ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन। अच्छा अदील हैदर साहब, आप समझते हैं जो वेल्थ स्टेटमेंट है हमारी या रिटर्न है, इसमें कोई तब्दीली करने की या इसको अपडेट करने की कोई जरूरत है? देखिए मैं ये समझता हूँ कि वेल्थ स्टेटमेंट में जो हम प्रॉपर्टीज डिक्लेयर करते हैं वो आज कॉस्ट पे करते हैं, कॉस्ट प्लस उसके जो ऊपर एक्सपेंसेस आते हैं उस पे करते हैं, और दूसरी तरफ से हम फेयर मार्केट वैल्यू हर साल अपडेट करते हैं। अब मैंने एक प्रॉपर्टी सेल करनी है, अब 3 किस्म के रेट्स हैं, एक फेयर मार्केट वैल्यू है, एक जो है ना आपकी FBR वैल्यू है और एक वैल्यू आपकी DC वैल्यू है जिसके ऊपर आपका वो 3 रेट्स चल रहे हैं। या तो DC रेट को भी FBR वैल्यू के साथ लिंक करें, नंबर 1। अब मैंने 1970 में या 1980 में मैंने एक प्रॉपर्टी परचेज की, 1 कनाल की प्लॉट परचेज किया, घर परचेज किया, वो अभी तक क्लियर है मेरे गोशवारों में जी। मैंने अकॉर्डिंगली किया। मैंने 1970 या 80 में मैंने एक कनाल का प्लॉट खरीदा 5 लाख रुपए का, 5 लाख रुपए 5.25 लाख रुपए मैंने वो डिक्लेयर कर दिया। वो आज भी मेरे पास है, वो आज भी मेरे पास है। आज वो जो 1 कनाल का घर है वो आ जाएगा तकरीबन कोई 20 करोड़ रुपए का, ठीक। अच्छा अब मैं जारी बात है 20 करोड़ रुपए आएगा, मैं उसको सेल कर रहा हूँ। अब मैं 20 करोड़ का 20 करोड़ सिस्टम में नहीं लेके आ सकता। अच्छा वो सिस्टम उसको कबूल नहीं करता? नहीं, सिस्टम में तो सिस्टम तो कबूल करता है, मुझे दिखाना पड़ेगा कि आया वो बैंक में है, वो किधर है पैसे, कैश इन हैंड है, बैंक में है, किसी ना किसी शेप में तो होंगे ना पैसे। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बैंकों में पैसे नहीं रखते, क्यों? वो उठाते हैं वहां से, फेयर मार्केट वैल्यू पे चीज बेची, FBR पे रजिस्टर करवाई, DC रेट पे उन्होंने ड्यूटीज पे की, जो बीच वाला चंक है ना वो क्या करते हैं दूसरी जगहों पे लगाने शुरू कर देते हैं। यानी कि बेईमानी का रास्ता या ब्लैक मनी का रास्ता नहीं, वो ग्रे मनी का एक क्लाउड जमा हुआ है सिस्टम में। वो सिस्टम हमने खुद किया हुआ है ना। फिर वो 5 लाख का जब हमने मकान खरीदा था, अब वो 20 करोड़ का हो गया, तो उसमें जो है ना इस वक्त मेंबर पॉलिसी साहब डॉक्टर अतीक सरवर साहब बड़े विजनरी बंदे हैं और बड़ा काम करने वाले बंदे हैं। आपकी वसातत से मैं उनसे ये रिक्वेस्ट ही कर सकता हूँ, एक सजेशन ही दे सकता हूँ कि एटलीस्ट जो प्रॉपर्टीज इस वक्त डिक्लेयर्ड हैं उनका कोई एक ऐसा मैकेनिज्म लेके आए कि वो फेयर मार्केट वैल्यू पे उसको डिक्लेयर करवाएं, वेल्थ स्टेटमेंट में डिक्लेयर करवाएं, ताकि एक तो जो मुल्क की वेल्थ है, हुकूमत को क्या फायदा होगा, उसको टैक्स पेयर को क्या फायदा होगा, जो ब्लैक में ग्रे में जो पेमेंट चली जाती है वो रुक जाएगी। ग्रे का क्लाउड किसी हद तक कम होगा, ग्रे मनी का। दूसरा ये आपके मुल्क की वेल्थ बढ़ेगी। नंबर 3, आपने जो फर्ज किया कि 20 करोड़ की चीज बेची है तो वो 20 करोड़ ही दिखाएंगे आप उसे 15 करोड़ नहीं दिखाएंगे। अब तीसरी जो अब आगे 15% आ रहा है गेन टैक्स, भले जितने मर्जी साल हो जाए, ऐसा ही है, ऐसे ही है। ग्रे मनी का एक और दरवाजा खुल जाएगा। ग्रे मनी फर्ज किया मैंने 20 करोड़ का सेल किया, 5 लाख रुपए का मैंने परचेज किया हुआ है, इट्स अ हेल ऑफ डिफरेंस। उसके ऊपर मुझे असल में गेन टैक्स देना है। टेन्योर खत्म कर दिया ना सर, टेन्योर खत्म कर दिया। वो जो टेन्योर था ना वो 3 साल 5 साल 6 साल 1 साल, ठीक है, टेन्योर खत्म कर दिया। उससे जो है ना
आप वो प्रॉब्लम आएगा, उससे प्रॉब्लम आएगा। अब मैं 20 करोड़ रुपए 5 लाख रुपए के मैंने डिक्लेयर किया हुआ है, 20 करोड़ का मैं सेल कर रहा हूँ, तो मैं तो पूरा 19 करोड़ 95 लाख रुपया नहीं डिक्लेयर करूंगा गेन, क्योंकि उसके ऊपर मुझे 15% देना पड़ेगा। यानी फिर कानून खुद ही आपको उस तरफ लेके जाता है, उसका फिर कानून में तब्दीली जरूरी है। तो इसलिए वेल्थ को अपडेट करें, कोई ना कोई मैकेनिज्म निकाल के लोगों की जो इस वक्त फेयर मार्केट वैल्यू है, मार्केट वैल्यू से उसकी कीमत लगेगी। 20 करोड़ अपने वेल्थ स्टेटमेंट में करेगा, फिर हुकूमत कहेगी टैक्स भी दे। अब उसमें से क्या कमाए? या तो ये करें ना कि हर साल एक फेयर मार्केट वैल्यू करें, ये अपडेट करें और लोगों से कहें उसके ऊपर एक खास परसेंटेज रख दें, थोड़ी सी, ठीक है, परसेंटेज रख दें कि इतना टैक्स दें, अपनी प्रॉपर्टी को आपने अपडेट करना है, एवेल्युएट करना है, तो वो जितने की डिक्लेयर की होगी 2, 4, 5 लाख रुपए का डिफरेंस होगा ना, बाकी गेन टैक्स खत्म कर दें उसके ऊपर, और वो पैसा भी कारोबार में आ जाएगा। देखें 100 बंदे ने प्रॉपर्टी डिक्लेयर की है, बेचता तो एक है ना जिससे गेन टैक्स लेना है, तो प्रॉपर्टी जब फेयर मार्केट वैल्यू अपडेट होगी साल के बाद, तो 100 का 100 बंदा अपडेट करेगा, रेवेन्यू उसको कैलकुलेशन कर लें सर। एक और भी होगा इसके साथ देखें, अगर किसी ने कोई इन्वेस्टमेंट इस पॉइंट से की है कि यार कोई घर लेके रेंट पे दे दिया और उसने कहा यार मैं 20 साल के बाद अपने बच्चों को इसको बेच के कोई इसकी एजुकेशन पे, किसी की शादी पे इन्वेस्ट करूँगा। अब उस पर क्या हुआ कि जब वही बात 5 लाख वाला 20 करोड़ का हो गया या 20 लाख का हो गया, अब जब उसकी बारी आनी है तो सर उसने कहना मैं इस पर टैक्स भी दूँ 15%। जो आपने गैप ख़त्म कर दिया ना सर 6 इयर्स वाला। असल में जो भी कानून लाते हैं, जो उसमें शराइत रखी जाती है सर, वो शराइत सबसे नहीं सर, ये शराइत सर देखें, ये शराइत नहीं है, ये पेनलाइज कर रहे हैं, ये शराइत नहीं है। आप देखिए मेरा हौसला बढ़ाएं आप। अगर मैं गिरा हूँ, आप पेरेंट्स क्या करते हैं, बड़े क्या करते हैं, वो गिर जाता है उसको उठा के सब्र थपकी देते हैं कि बेटे कोई बात नहीं, हौसला करो, कुछ नहीं हुआ। यही हुकूमत कर लेती अगर जिस तरह टैक्स पेयर है, जिस तरह आप पीछे सदीक सेंटर में आगे लगी थी, हुकूमत ने ऐलान भी किया था उनको पैसे देने, टैक्स पेयर हैं जो उनको पैसे दिए जाएंगे। जिस तरह दूसरे ममालिक में होता है, टैक्स पेयर अगर कोई लॉस में चला जाए तो हुकूमत उसको सहूलत फराहम करती है, उसको देती है। यहाँ पे कॉन्सेप्ट नहीं है। अगर टैक्स पेयर एक माजूर हो चुका है, अब काम नहीं कर सकता, तो हुकूमत उसको पे करती है। ये कुछ हमारे टैक्स पेयर हमें टैक्स अदा करता है। अगर कोई इस तरह की चीजों पे आ गया और वो रिटर्न फाइल कर रहा था और अब अनफॉर्चुनेटली उसके पास सोर्स ऑफ इनकम नहीं रहा, तो इस साल वो रिटर्न तो फाइल करेगा नल की, लेकिन गवर्नमेंट उसको एवेल्युएट करके एग्जामिनेट करेगी। एग्जामिन करने के बाद उसको कुछ ना कुछ उसका वजीफा लगाएगी। अब हमारा ऑर्डिनेंस तो ये कहता है कि बुजुर्ग बंदा वो रिटर्न फाइल ना भी करे, इट्स ओके, मगर उसको नोटिस आ जाएगा क्योंकि उसका एनटीएन है। कोई मैकेनिज्म नहीं है। अदील हैदर साहब, इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 की रूह से अगर देखते हैं तो उसकी रूह तो ये है, टैक्स देने वाला और हुकूमत दोनों पार्टनर हैं और टैक्स वसूल करने वाले वो सहूलतकार हैं, वो टैक्स वसूल कर रहे हैं, लेकिन हमारे तो सारा बर्डन उसके ऊपर आ जाता है। जो अपने बिजनेस से रिटायर हो गए और अब वो कुछ नहीं कर सकते, वो इस एज पे पहुंच गए हैं कि वो अब दवाइयों पे ही हैं, मगर वो रिटर्न फाइल करनी उनके लिए जरूरी है। क्यों? उस बाबे के नाम पे या उस अम्मा के नाम पे प्रॉपर्टी होगी क्योंकि उसने सारी जिंदगी बिजनेस की है, ठीक है। अब उसे रिटर्न फाइल करना जरूरी है, सिस्टम में रहना जरूरी है। हम उनको मजीद मुश्किलात ऑर्डिनेंस कहता है पाकिस्तान में वैसे भी जो एंड ऑफ लाइफ चल रही होती ना, ये तो अल्लाह को पता है, लेकिन हमारे यहाँ जायदाद की तकसीम हमेशा जाने के बाद होती है। इसलिए लोग बड़े बूढ़े, हमारे भी बड़ों ने कभी भी जायदाद को एंड तक नहीं ट्रांसफ़र किया कि पता नहीं बाद में हमारे साथ क्या सलूक होंगे। लेकिन बहरहाल निज़ाम को बेहतर करने के लिए आपको कोई ऐसे वे आउट बताने पड़ेंगे, समझाने पड़ेंगे जो पब्लिक को, जो टैक्स पेयर को जिस निज़ाम में आप लाना चाह रहे हैं उसकी मद में उन्हें देखें, ऐसा ना लगे कि शायद हम फंस रहे हैं, शायद हमें फख्र महसूस करें। आप कौमी फरीज़ा अदा करके आपने गोशवारा दिया है, आप फख्र महसूस करें मैंने कौमी फरीज़ा अदा किया है। एनटीएन की एक एज रख दे, एनटीएन की एक एज रख दे। सर रिटर्न फाइलर को फिर किस तरह लाया जा सकता है सिस्टम? सर मेरी अर्ज सुन लेना, एनटीएन की एक एज रख देना। डेट ऑफ बर्थ इनके पास है, जब सीएनआईसी आ गया, नादरा के साथ इंटीग्रेटेड है, सीएनआईसी आ गया, एक एज रख दे कि बंदा जब 70 से क्रॉस किया उसका एनटीएन ऑटोमेटिकली खत्म हो गया, डिलीट हो गया। बंदा जब फौत हुआ उसका एनटीएन, उसका डेथ सर्टिफिकेट बना नादरा से, उसका एनटीएन है वो खत्म हो गया। यहाँ पे आप मुझे ये बताएं आसिम साहब, सर कितने एनटीएन आज तक कैंसिल हुए हैं? प्रोविजन है लॉ में, लॉ में प्रोविजन मौजूद है। कितने एनटीएन आज तक कैंसिल हुए हैं? एप्लीकेशंस दे छोड़ते हैं जस्ट फॉर द सेक ऑफ रिकॉर्ड या रेफरेंस,
हाँ रिकॉर्ड ही है ना। या रेफरेंस या रिकॉर्ड के कभी नोटिस आएगा तो हम उन्हें बता सकेंगे कि भाई ये तो बिजनेस बंद हो गया या ये बंदा दुनिया से चला गया। ये तो नोटिस आ जाता है, आपने पिछले साल 10 लाख का बिजनेस किया था तो अब 7 लाख क्यों हुआ? 7 लाख पे क्यों आ गया, 5 लाख पे क्यों आ गया? अब तो एआई लेके आ रहे हैं। पूछा जा सकता है बात यूपी साहब, अब एआई लेके आ रहे हैं। एआई वो उसके अंदर एल्गोरिथम के थ्रू उसको करेंगे, स्क्रूटनाइज करेंगे, रिटर्नों को कर ली, नोटिस आ गए। नोटिस को भुगताना किसने है? डिपार्टमेंट के अंदर इतनी कैपेसिटी मौजूद है या ये सिर्फ एक लिटिगेशन का एक अंबार खड़ा होगा कोर्ट्स के ऊपर? देखें, ये जितने भी नोटिसेस हैं इनको किसी ना किसी इस मैकेनिज्म में लेके आए कि टैक्स जमा करवाएं लोगों से, उनको सॉर्ट आउट करें। यहाँ पे अगर किसी बंदे का टैक्स ऑडिट में केस आ जाता है तो वो अपना कंसल्टेंट्स का भी और टैक्स पेयर का भी, दोनों का ये ज़हन है कि यार कुछ ना कुछ टैक्स जमा कराना पड़ेगा। सर सबसे भले उसने 100% सही रिटर्न फाइल की। सब अफेक्शन हो गई है, लव हो गया है मोबाइल से, सिम से। जैसे ही हमारी 1 अक्टूबर को ये ब्लॉक होनी है, हमने कहना हो क्या गया हमारे साथ, और किसी के नाम से सिम निकलवा लेंगे सर। वो किसके नाम पे उसी वक्त ही निकलनी है जब वो फाइलर होगा। वो फाइलर होगा तो निकलेगी सिम इशू। नहीं है पहले उसके नाम से निकलवा लेगा सिम। यस, 5 रिटर्न्स जी, 5 रिटर्न्स जो हैं वो पॉसिबल हैं कि 5 सिम्स जो हैं वो पॉसिबल हैं कि आप निकाल सकते हैं एक से। देखिए वे आउट तो सारे ही निकल सकते हैं। वो आप अपनी फैमिली को तो निकाल के दे सकते हैं, किसी दूसरे को नहीं, अपने दोस्त को नहीं निकलवा के दे सकते। लेकिन ये देखो शर्मिंदगी तो है ना सर, कि शर्मिंदगी उठाने से पहले आप अपना गोशवारा दें। जी बिल्कुल सर, जी बिल्कुल ऐसे ही। शर्मिंदगी तब होता है जब महसूस की जाती है, तो हमें महसूस करनी होगी। लेकिन जब ये कानून हमारा मौजूद है, असल में तो कानून पे अमल दरामद ही है। अगर उस पर अमल दरामद दुरुस्त तरीके से हो जाए तो सिस्टम से तो कोई बात नहीं रह सकता। सर देखें, ये जितने भी पीनलाइज कर रहे हैं ना, टैक्स नहीं देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, अंदर कर देंगे, जुर्माने कर देंगे। एक दफ़ा एक बंदे को सिस्टम के अंदर लेके आए, खा वो बीटीएल रिटर्न ही दे, बिलो टैक्सेबल लिमिट ही दे, यार आज नहीं कल परसों तरसों वो 10,000 रुपये जमा कराएगा। सिस्टम में तो बंदा मौजूद होगा ना। बार तो नील की जो रिटर्न जमा करवाने वाले वो भी होश के नाखन लें। इस दफा उन्होंने उनका भी फैसला कर लिया ऑडिट करवाने का। ऑडिट होगा उनका तो जी वो ऑडिट ये ऑडिट के लिए जो चार्टर अकाउंटेंट फर्म में है, मैंने सुना है जो जराये जो बता रहे हैं वो उनको 4,000 चार्टर अकाउंटेंट रखे जाएंगे उसके लिए। चलो ये तो फायदा है, लेकिन ये चलो दोनों तरफ रिजक चलेगी। लेकिन अब 30 सितंबर 3 दिन रह गए हैं उसमें रिटर्न आखिरी तारीख में। आप समझते हैं अभी 20 लाख गोशवारे नहीं हुए तो ये 60 लाख तक किसने हदफ पूरे होंगे? नहीं जी, ये तो देखें बात करनी नहीं चाहिए, लोगों को नहीं करना चाहिए, डीमोटिवेट नहीं करना चाहिए। रिटर्न इनको एक्सटेंशन है, रिटर्न की फाइल करने की डेट है वो इन्हें बढ़ानी पड़ेगी, क्योंकि अभी मेरा ख्याल शायद 2-2.25 मिलियन अभी रिटर्न आई है और आज सिस्टम में नहीं और चला। सिस्टम में फ्रॉम द डे वन ग्लिचेस आ रही हैं। पहले तो चलान भी क्रिएट नहीं कर रहा था इम्पोर्टर का दूसरे का, अब तो मामला कुछ चालू है। मिनिमम टैक्स की वर्किंग नहीं हो रही थी, चलान बहुत सारी चीजें ऐसी थी जो नहीं हो रही थी। जब वो उस सारी अमाउंट्स को ऐड करता था तो सेव नहीं हो रहा था, जिसकी वजह से इनको चैम्बर के इलेक्शन अभी एक सिंप्लीफाइड रिटर्न चंद दिन पहले ड्राफ्ट आया था उसका, तो इसलिए रिटर्न की डेट तो इन एक्सटेंशन तो करनी पड़ेगी एट एनी कॉस्ट। अच्छा सर जी, टाइम खत्म हो गया सर, एक मिनट का जवाब देना है आपने। इस मुल्क की, पाकिस्तान की, अपने घर की, अपने मुल्क की तरक्की के लिए टैक्स देना जरूरी क्यों है, उस पे क्या तजवीज़ है? देखें जी, बड़ा सिंपल सवाल है। आपने एक बड़ी प्यारी बात की कि इस मुल्क की, इस घर की तरक्की के लिए, चलाने के लिए टैक्स देना क्यों ज़रूरी है? क्योंकि हम इस मुल्क में रहते हैं, हम इस घर में रहते हैं और ये मुल्क हमें सब कुछ वो प्रोवाइड कर रहा है जिसकी हमें ज़रूरत है। जो दे सकता है ना, जो दे सकता है। आप छोड़ दें बाकी चीज़ें जो होती हैं, करप्शन होती है, फला बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, नहीं है मसला, ठीक है, होती हैं आपको ये नहीं सारी दुनिया में होती हैं। यहाँ पे रेशियो थोड़ी ज़्यादा है। आप देखें, आप किसी के साथ जाके क्लेम कर सकते हैं, उस सूरत में कर सकते हैं कि आप अपनी जगह पे 100% खड़े हैं, 100% नहीं तो 80% खड़े हैं। आसम साहब, आप क्या पैगाम देना चाहेंगे? जरूरी नहीं है बंदा ये सोच के दे मेरा पैसा कहाँ खर्च हो रहा है, ज़रूरी यह है इस मुल्क के लिए, जिस मुल्क में मैं आबो हवा इस्तेमाल कर रहा हूँ, जिस मुल्क के ज़मीन से मैं रिज़्क़ खा रहा हूँ, उस मुल्क के लिए, उसकी तरक्की कंट्रीब्यूशन में मैं अपना किस तरह किरदार अदा कर सकता हूँ? देखिए सर, अगर आप मुझसे पूछें तो इट इज़ वेरी वाइटल फॉर एवरीवन कि एवरीवन शुड फाइल एंड सबमिट देयर इनकम टैक्स रिटर्न विद ट्रू फैक्ट्स। क्यों? क्योंकि हमारा ब्रॉटअप, हमारी पहचान ये सबज़ हलाली परचम है।
ये मट्टी है, ये पाकिस्तान है, अगर ये है तो हम हैं, अगर ये इसको कोई आँच आएगी तो वो हमारे पे है। अपने जेहन में ये सोचे ना कि यार हम जो टैक्स देंगे 10,000 रुपया, इसमें से कोई मरीज आके किसी सांगड़ जैसे इलाके में डीजी खान के उसके मुल्हिका एक बिल्कुल रिमोट एरिया में कोई हॉस्पिटल होगा, वहाँ पे एक डॉक्टर होगा, उससे एक पेशेंट आके नुस्खा लिखवा के ले जाएगा, तो समझो मेरा वो ठीक है। वहाँ पे एक स्कूल होगा, स्कूल में एक टीचर होगा, वो बच्चे पढ़ा रहे होंगे तो उसको तनख्वाह चली जाएगी। एक रोड पे मैं चल रहा हूँ तो उसकी मेंटेनेंस हो रही है, मेरा टैक्स 10,000 रुपया वहाँ पे चला जाएगा। हमें चले इसी मुल्क को सिंपथाइज करके इसी मुल्क को टैक्स दे देना चाहिए। अदिल हैदर साहब आपको बहुत शुक्रिया, मोहम्मद आसम साहब आपको बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, हमारा एक्सपर्ट की आपने गुफ्तगू सुनी। ये मुल्क है तो हम, इस मुल्क की तरक्की हमारी तरक्की है, इस मुल्क की पहचान हमारी पहचान है। अगले प्रोग्राम तक के लिए अफजल अयूबी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद। देखिए प्रोग्राम टैक्स और अवाम अफजल अयूबी के साथ।